हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वाइट आसान चैप्टर कह सकता हूं मैं इसको। 5 मार्क्स का आपका ये कंट्रीब्यूट करता है एनुअल एग्जाम के अंदर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फाउंडेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ हाइड्रोजन। आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट अगर आप देखें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको बता दिया गया था कि दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और 2। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दिखा रखा है। ग्रुप 1 ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने यहाँ दिखाया नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपके सामने है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये दो ग्रुप के मेंबर हैं जिनकी केमिस्ट्री हमारा इस चैप्टर में पढ़ने का मोटिव है। क्या पढ़ेंगे हम? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी, कुछ कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे इनकी। बस हर ग्रुप में यही बातें होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे हेडिंग्स डाले हुए हैं। एक हेडिंग डाला हुआ है एनोमेलस बिहेवियर। एबनॉर्मल या एनोमेलस बिहेवियर से क्या मतलब है? जो किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर होता है, ये बात पी ब्लॉक में भी एप्लीकेबल रहेगी कि किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर है, जैसे ग्रुप 1 का पहला मेंबर आपको लिथियम दिखाई दे रहा है, ग्रुप 2 का पहला मेंबर बेरिलियम। मैं फिर रिकॉल करा रहा हूं, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 का पहला मेंबर मत मानिएगा, वो जस्ट वहां पे जगह दी गई है, उसको अलग से ही पढ़ना है। एस ब्लॉक एलिमेंट में एल्कली मेटल्स को पढ़ते हुए मेरा पहला मेंबर लिथियम है और दूसरा मेंबर मेरा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को पढ़ते हुए बेरिलियम है। पहला मेंबर बेरिलियम एंड पहला मेंबर लिथियम। तो ये एनोमेलस या एबनॉर्मल बिहेवियर का जो कैरेक्टर है वो हमें बताता है कि जो फर्स्ट मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का इन एस एंड पी ब्लॉक, वो थोड़ा एबनॉर्मल होता है, वो थोड़ा हट के प्रॉपर्टीज दिखाता है, वो बाकियों से बहुत ज्यादा हूबहू मैच नहीं कर रहा होता। जैसे लिथियम का नाइट्रोजन के साथ बना हुआ कंपाउंड स्टेबल है और किसी का स्टेबल नहीं है। जैसे लिथियम का कार्बोनेट अनस्टेबल है, बाकी सबके कार्बोनेट स्टेबल हैं। और मैं ऐसे ही एक लंबी लिस्ट जनरेट करता चला जाऊंगा। बेरिलियम बाकियों से कैसे अलग है, या बोरोन अपने ग्रुप में बाकियों से कैसे अलग है, कार्बन अपने ग्रुप में बाकियों से कैसे अलग है, और इसकी कुछ परफेक्ट वजह भी बताऊंगा मैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उसकी कई वजह होती हैं जो हम लोग इसी पर्टिकुलर एरिया में बीच बीच में, जहां पे हम थोड़ा सुटेबल कन्वीनियंट समझेंगे, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड पीरियड का कोई भी मेंबर अपने से नेक्स्ट पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप के मेंबर के साथ, नेक्स्ट पीरियड थर्ड हो गया, नेक्स्ट ग्रुप उसका कुछ भी हो सकता है, उस नेक्स्ट पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप के मेंबर के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस दिखाता है। इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे मैं आपको ग्रुप पीरियड नंबर 2 दिखाता हूं यहाँ पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हमारा सेकंड पीरियड है। और थर्ड पीरियड में यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो आप सेकंड पीरियड का कोई एक मेंबर देखें, जैसे मैंने बेरिलियम देखा, वो अपने से नेक्स्ट पीरियड के अपने से नेक्स्ट ग्रुप के मेंबर के साथ यानी एल्यूमिनियम के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस दिखाता है। सिमिलरली कार्बन फास्फोरस के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस दिखाता है, या लिथियम मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस दिखाता है। इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये बात सेकंड और थर्ड पीरियड के मेंबर्स में ही एग्जिस्ट करती है। आप थर्ड फोर्थ में ऐसे जाके देखें, वहां पे नहीं है। यहां सेकंड पीरियड के मेंबर्स अपने से नेक्स्ट पीरियड के और अपने से नेक्स्ट ग्रुप के मेंबर के साथ जो डायगोनली प्रेजेंट है टेबल के अंदर, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस दिखाता है वो डायगोनल रिलेशनशिप होता है। इसकी भी प्रॉपर वजह और कंफर्म्ड रिएक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपीयर होंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट लिथियम इज हैविंग एनोमेलस बिहेवियर इन ग्रुप 1, हाउ लिथियम इज डायगोनली रिलेटेड विद मैग्नीशियम। ये दो क्वेश्चंस। बेरिलियम के लिए भी सेम ऐसा ही पढ़ेंगे, हाउ बेरिलियम इज एबनॉर्मली डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड हाउ बेरिलियम इज डायगोनली रिलेटेड विद एल्यूमिनियम। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस और कुछ प्रॉपर्टीज के साथ हम इन चारों क्वेश्चंस पे नजर रखेंगे, जिसमें से जनरली एक क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं ग्रुप 2 को यहां से हटा देता हूं और ग्रुप 1 से अभी अपनी स्टोरी को स्टार्टेड रखूंगा।
ग्रुप 1 और 2 को पढ़ाते हुए मैं इन दो मेंबर्स पे अपने मिनिमम डिस्कशंस रखूंगा, क्योंकि ये दोनों रेडियो एक्टिव स्पेसिस हैं जिनकी लाइफ टाइम काफी कम होती है, कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होते हैं, रिजल्टिंग हम इनको बहुत ज्यादा यहाँ पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। बट बाकी सभी मेंबर्स के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करते हैं ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स से। ग्रुप 1 की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपसे आज यहाँ डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटालिक कैरेक्टर, टाइप्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, फ्लेम कलरेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। आसान सी प्रॉपर्टीज है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर है, चैप्टर नंबर 3 की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ध्यान है, तो वो बेसिक बैकग्राउंड की तरह से काम करेगा और सभी प्रॉपर्टीज में हमें हमारी बातें समझाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखें तो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है यहाँ पे। लाइक लिथियम का देखिएगा आप 1s2 2s1, सोडियम का देखिएगा 3s1, पोटेशियम का देखिएगा 4s1, वही 1s2 से शुरू होगा। रोबेडियम का देखिएगा 5s1, सीजियम का देखिएगा 6s1 और इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे NS1 नजर आता है। एटॉमिक साइज हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं लिथियम टू फ्लोरीन तो साइज लगातार छोटा होता है। जस्ट बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज रिड्यूस होने की कोशिश करता है। लिथियम अपने पीरियड के अंदर या कोई भी एल्कली मेटल अपने पीरियड के अंदर सेकंड हाईएस्ट साइज पोजेस करती है। आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, नियोन अपने पीरियड में एक्सेप्शनली मैक्सिमम साइज का आता था। हम लोग ज्यादातर टाइम उसको डिस्कशन में नहीं लाते क्योंकि इनके हम कोवेलेंट रेडियाई देखते हैं और इसका वंडरवॉल रेडियाई देखते हैं। और वंडरवॉल रेडियाई की वजह से नियोन एक्सेप्शनली लार्जर होता है। अपने पीरियड के अंदर नोबल गैस ही सबसे बड़ी साइज में मानी जाती हैं, बट उनको फॉर द टाइम बिंग मैं हटा दूं और बाकी सभी ग्रुप्स की बात करूं तो एल्कली मेटल्स सभी अपने पीरियड के अंदर सबसे बड़े साइज के मुझे नजर आएंगे और डाउनवर्ड मूवमेंट पे साइज लगातार बढ़ता चला जाएगा। अगर आप डेटा को जाके रिवील करें तो यहां से यहां पे जाने पे साइज बढ़ेगा, यहां पे यहां जाने पे बहुत अच्छा बढ़ेगा, बट उसके बाद साइज में ज्यादा प्रीडोमिनेंट इंक्रीज नजर नहीं आता। मतलब फोर्थ पीरियड के बाद जब मैं डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ तो साइज के अंदर कोई बहुत आमूलचूल मुझे डिफरेंस नजर नहीं आएगा जितना मुझे फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड मेंबर पे जाने पे आ रहा था। और उसकी वजह बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है कि फोर्थ पीरियड के बाद न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर आप देखें तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स घुसने शुरू हो जाते हैं। फोर्थ पीरियड के बाद डी का इलेक्ट्रॉन घुसना शुरू हो जाएगा, देन आफ्टर बॉटम आप आएंगे सिक्स पीरियड के बाद तो वहां एफ के इलेक्ट्रॉन्स भी घुसने शुरू हो जाते हैं। और इन डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा बहुत ही पुअर होता है। आप याद करें, ये लाइन हम बहुत बार नोटिस करते थे, जेड इफेक्टिव जेड टोटल माइनस सिग्मा। जेट टोटल, टोटल न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। 3, 11, 19, 37 लगातार टोटल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्योंकि फोर्थ पीरियड के बाद डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स इंटरवीन करना शुरू कर देंगे जिनका सिग्मा शील्डिंग स्क्रीनिंग बहुत ही पुअर होती है, रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव बढ़ना शुरू हो जाता है। पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है। शेल का बढ़ना बोलता है कि हाँ साइज बढ़ेगा, बट ये जेड इफेक्टिव बोलता है कि मैं साइज को घटाने की कोशिश कर रहा हूं, रिजल्टिंग फाइनली साइज बढ़ता तो है बट उतना साइज नहीं बढ़ता जितना इन डी और एफ की एब्सेंस में बढ़ रहा था। मतलब जब अंदर एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स थे तो शील्डिंग अच्छी खासी थी, सिग्मा अच्छा खासा था, रिजल्टिंग जेड इफेक्टिव थोड़ा वीकन हो रहा था, साइज बड़ा हो रहा था। बट जैसे ही डी और एफ बीच में एंटर करते हैं तो पावर ऑफ अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, साइज डिक्रीज होने की कोशिश करता है। मैं बोल रहा हूं कोशिश करता है, हुआ नहीं है क्योंकि शेल बड़ी है तो शेल बढ़ने से जो साइज इंक्रीज होना था उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया है। फोर्थ पीरियड के बाद ये पॉइंट आपको नजर आएगा। आयनिक रेडियाई मींस अगर आपने कोई कैटायन बनाया हुआ है, इनका डेफिनेटली कैटायन ही बनेंगे, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज किया जा सकता है तो वो कैटायंस बनेंगे। तो उन कैटायंस की आयनिक रेडियाई अगर आप देखें तो वो भी डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार बड़ी होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन।
ये डिसाइड करेगा आयनाइजेशन एनर्जी को। जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उतनी लेसर आयनाइजेशन एनर्जी होगी। या मैं ये बोलूं कि आपको जितनी कम एनर्जी लगानी पड़ रही है, उतना ईज के साथ इलेक्ट्रॉन आउट होगा। The amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom। आपने इनका कोई एक आइसोलेटेड एटम लिया हुआ है, गैसियस एटम लिया हुआ है, और उस आइसोलेटेड गैसियस एटम से आपको एक इलेक्ट्रॉन आउट करने के लिए लगने वाली एनर्जी है। जितना बड़ा साइज होता है उतनी कम एनर्जी लगानी पड़ती है। मतलब लिथियम को अगर आप देखें तो पीरियोडिकली आपको मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी पोजेसिंग मिलेगा, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा था, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान था, इसकी मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी थी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में मिनिमम, सोडियम की अपने पीरियड में मिनिमम, पोटेशियम की अपने पीरियड में मिनिमम। और डाउनवर्ड अगर मैं जाऊंगा तो क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन घटता जा रहा है, रिजल्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, फोर्थ पीरियड के बाद उतना डिक्रीज नजर नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज डीएफ घुसने की वजह से न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को पावरफुली अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। तो आयनाइजेशन एनर्जी में जो डिक्रीज, जो डिप आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो डिक्रीज, वो डिप आपको नजर नहीं आएगा। नॉमिनल डिप, नॉमिनल डिक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी में नजर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, लैटिस एनर्जी। क्या है लैटिस एनर्जी? दो कैटायंस को समझिए। ये मेरे पास एक सोडियम है जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ के सोडियम कैटायन बनाया होगा, एक मेरे पास पोटेशियम है जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ के पोटेशियम आयन बनाया होगा। और किसने लिया है? सपोज कीजिए दोनों जगह पे Cl ने लिया है। लैटिस एनर्जी क्या है? ये कैटायन और ये एनायन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या ये कैटायन और ये एनायन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो लैटिस बनता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलता हूं लैटिस एनर्जी। तो यहां पे आप फोकस करें कि कहां लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए, दोनों आयंस पे +1 चार्ज है। सी है, ये +1 सोडियम पे और ये +1 पोटेशियम पे, क्योंकि पोटेशियम का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से जो +1 चार्ज है वो कम कंसंट्रेटेड होगा, जबकि यहां +1 चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। जब ज्यादा कंसंट्रेटेड पॉजिटिव है तो नेगेटिव बॉडी को ज्यादा पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एनर्जी का रिलीज ज्यादा होगा। लैटिस एनर्जी सीधा सीधा इस बात पर डिपेंड करती है कि दो आयंस में कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपली उन दो अपोजिट आयंस की चार्ज डेंसिटी, चार्ज वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो चार्ज वैल्यू तो सेम था, बट चार्ज डेंसिटी लिथियम के केस, सोडियम के केस में ज्यादा थी। छोटा साइज है तो चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1 चम्मच चीनी मैंने 1 कप पानी में डाला, या 1 चम्मच चीनी मैंने 1 जग पानी में डाला। तो 1 कप पानी में जब मैं 1 चम्मच चीनी डालता हूं तो चीनी तो दोनों में बराबर डाली है, बट कॉन्सेंट्रेशन, मिठास मुझे ज्यादा कब लग रही है? जब मुझे 1 कप में डाला गया है। मीन्स जितना कम एरिया में वो कंसंट्रेटेड होगा शुगर, उतना ज्यादा अपना इफेक्ट देगा। सेम ये बात चार्ज पे भी एप्लीकेबल है। जितना पॉजिटिव चार्ज कम एरिया पे कंसंट्रेटेड होगा, उतना पावरफुली वो नेगेटिव बॉडीज को अपनी तरफ खींच पाएगा, रिजल्टिंग यहां पे पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होने वाली है, और नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? जब भी कोई आयन, या मॉलिक्यूल्स के लिए भी बात एप्लीकेबल है, बट आयंस के लिए मैं यहां फोकस करूंगा। जब भी कोई आयंस वाटर पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे सपोज कीजिए आपका सोडियम आयन था और वो वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पहली बात तो ये समझेगी क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है इसकी, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसका एक नेगेटिव पोल होता है और एक पॉजिटिव पोल होता है। तो इस पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को वो रिपेल करेगा और नेगेटिव पोल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लाइक कुछ इस तरह से वो आयन हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो हाइड्रेटेड आयन है, ये हाइड्रेटेड आयन जब बना होगा, मींस सोडियम प्लस ने जब वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचा होगा, तो उन वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज की होगी। जब भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। फोर्सेज ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहां कुछ एनर्जी निकली होगी, उसी एनर्जी को मैं बोल रहा हूं हाइड्रेशन एनर्जी।
और ये भी सिंपली उसी बात पर डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा चार्ज कंसंट्रेशन है यहां। लाइक मैं सोडियम की बजाय पोटेशियम ले लेता हूं, तो पोटेशियम का साइज तो बड़ा है, चार्ज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब वो वाटर पार्टिकल्स के नेगेटिव पोल्स को अपनी तरफ उतना इफेक्टिवली नहीं खींचेगा, एनर्जी कम निकलेगी। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी मैं कह सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ किसी भी ग्रुप में मूव करते हुए लगातार डिक्रीज करती जाएगी, जस्ट लाइक लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो वैसे तो हमने रूल की फॉर्म में पढ़ लिया था कि ग्रुप 1 के सभी मेंबर्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और आज समझ में भी आ रहा है कि सबकी लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और वो उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इसलिए हमेशा वो यूनिपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +1 चार्ज अपने ऊपर शो करेंगे। क्या जरूरी है इलेक्ट्रॉन छोड़ पाए? नहीं, समटाइम ऐसा होता है जैसे लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ना कर पाए, तो उस केस में वो किसी से हो सकता है शेयरिंग सॉर्ट ऑफ सीन कर रहा हो, तो भी जिसके साथ वो शेयरिंग कर रहा होगा डेफिनेटली वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसके ऊपर वही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही नजर आएगी। एज ए रूल हमने इस बात को पढ़ा हुआ है, और क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिखाता है वो भी आज समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बहुत इजीली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। अगला पॉइंट देखें, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर भी सीधा सीधा इसी बात पर डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी छोड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ेगा, ये मेटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से रिलीज कर सकता है, छोड़ सकता है, मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। यानी कि एक पीरियड के अंदर अगर आप मूव करें तो आप पढ़ के आए हैं कि लिथियम इलेक्ट्रॉन्स को सबसे आसानी से छोड़ पाएगा, यानी कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम थी, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ रहा है, यानी कि मोर मेटेलिक है। और लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाएगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इसका अपने पीरियड के अंदर मैक्सिमम होता है। डाउनवर्ड अगर आप एक ग्रुप के अंदर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी क्योंकि बढ़ती है नीचे की तरफ, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि सीजियम, ट्रेंशियम की बात नहीं कर रहा मैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसको मैं यहां से हटा रहा हूं। तो सीजियम अपने इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर पोजेसिंग होगा, और लिथियम सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड। किस तरह के कंपाउंड बनाने के लिए ये जाने जाते हैं? तो हम जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम है, हम जानते हैं लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी कोशिश रहती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें, कोई दूसरा गेन कर ले। ये जब लॉस करते हैं तो ये लॉस करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और कोई दूसरी बॉडी जब गेन करती है, मे बी ए हैलोजन, दैट मे बी एन ऑक्सीजन, जो उसको गेन करे, तो उस केस में 2m ले लूंगा मैं यहाँ पे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन लॉस करने के केस में ये कैटायन एनायन एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो ग्रुप 1 के मेंबर सभी आयनिक कंपाउंड बनाए जाने के लिए जाने जाते हैं, और क्योंकि नीचे मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, और आयनाइजेशन एनर्जी का घटना आयनिक कैरेक्टर को फेवर करता है, आयनिक बॉन्डिंग को फेवर करता है, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी डाउनवर्ड मूवमेंट पे बढ़ती चली जाएगी। आयनिक कैरेक्टर कंपाउंड्स का नीचे जाते हुए लगातार बढ़ता चला जाएगा। लिथियम के केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ना बहुत ही मुश्किल था, आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा थी, रिजल्टिंग इसके आपको कुछ कंपाउंड कोवेलेंट नजर आ सकते हैं। हम लोग आने वाले टाइम में जब एक टॉपिक पढ़ेंगे, हालांकि बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ाया हुआ है कि किसी भी बॉन्ड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, बट यहां पे भी मैं एक बार दोबारा से उस पॉइंट को लेके आऊंगा। फैजान जरूर, अगर आप याद करें, 4th चैप्टर में समझाया गया था कि कौन बॉन्ड आयनिक है या कौन कोवेलेंट है ज्यादा, उस पॉइंट को यहां डिस्कस करेंगे, और उस पॉइंट के डिस्कशन के दौरान फिर दोबारा देखेंगे कि लिथियम के कंपाउंड्स जो आपको नजर आते हैं वो काफी हद तक कोवेलेंट हो सकते हैं। हालांकि प्रीडोमिनेटली बाकी सभी मेंबर्स की बात करूं तो वो आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, मेटल के कंपाउंड्स की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अलग अलग सिस्टम रहता है। तो अगर मैं मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो डिपेंड करता है कि मेटल के पार्टिकल्स कितने स्ट्रांगली, कितने एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं,
अकॉर्डिंगली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड किया जाएगा। सी हियर, ये मेरे पास लिथियम के मेटल आयंस हैं, छोटे साइज के हैं, बड़े कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। ये इस तरह से लिथियम का मेटल आयन है, कर्नेल बोलते थे इनको, और इलेक्ट्रॉन्स यहीं कहीं घूमते रहते हैं जस्ट लाइक गैस पार्टिकल्स। ये देखिए, ये इधर सोडियम के आयंस दिखा रहा हूं, ये सोडियम के आयंस होंगे, और ये देखिए ये यहां पोटेशियम के आयंस दिखा रहा हूं, ये पोटेशियम के आयंस होंगे। आप देख रहे हैं साइज जैसे जैसे लगातार बढ़ता जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी घटती जाएगी। ज्यादा क्लोजली, ज्यादा इफेक्टिवली पैक्ड होंगे वो आयंस जो छोटे साइज के हैं, मतलब लिथियम के आयंस एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, रिजल्टिंग उनको सेपरेट करना, उनको दूर करना हमारे लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड फिनोमिना रहने वाला है। मतलब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, और डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार ये डिक्रीज होता चला जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया जाता था। जैसे मान लो कोई भी मेटल है तो उसके पास ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट कर रहे हैं, गैस की तरह से घूम रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ रेडिएशंस डालता और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करता। यही फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता था, एनर्जी बनाने के काम आता था। इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को एक प्लेट पे हम लोग कंसंट्रेट करते तो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता नजर आता और वो फर्दर आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं, हमें कुछ स्पेशल आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझना। आज बस ये समझना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इनकी अच्छी खासी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में यही ज्यादा अच्छे से काम आएंगे। कौन सबसे अच्छा काम आएगा? तो सीजियम हमारे लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है, वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ना यहाँ बहुत ही आसान है। तो जैसे ही मैं रेडिएशन डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीजियम बहुत अच्छा दिखाएगा और लिथियम बहुत ही बेकार। बट स्टिल पूरी पीरियोडिक टेबल को अगर मैं नजर डालूं तो ये मेंबर्स काफी अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर आते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। इस पर्टिकुलर फैमिली में लिथियम सबसे बेकार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर दिखाएगा। फ्लेम कलरेशन क्या है? सी, ये एक बर्नर है मेरे पास, बंसन बर्नर, जहां पे मैं किसी मेटल को लेके आता हूं। तो जब मैं मेटल को लेके आता हूं तो यहां मुझे निकलने वाली फ्लेम अलग अलग कलर शो करती हैं, उसी को बोला गया फ्लेम कलरेशन। जैसे लिथियम की फ्लेम्स मुझे पिंक कलर की नजर आती हैं, सोडियम की येलो कलर की नजर आती हैं, पोटेशियम की वॉयलेट कलर की नजर आती हैं, सीजियम की ब्लूइश कलर की नजर आती हैं। तो ये कलर्ड फ्लेम्स दिखाने के लिए जाने जाते हैं। और क्यों कलर्ड फ्लेम्स दिखाते हैं? बड़ा आसान सी बात है इसकी। देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये उनकी आखिरी शेल का कोई एक इलेक्ट्रॉन है और ये जंप करके हायर शेल्स पे चला जाता है। जैसे ही आप उसको फ्लेम के पास लेके जाते हैं, जब हायर शेल पे चला जाता है तो उसको याद आता है कि लोअर एनर्जी पे था, मेरी तो एनर्जी बढ़ गई, तो वो वापस आता है, डी एक्साइट होता है। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन आपने करवाया, डी एक्साइटेशन उसको करना ही है, वो वापस अपने स्टेज पे आना चाहता है। तो इस तरह से फ्लेम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइटेशन एक्साइटेशन करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में आने की वजह से वो कलर शो करते हैं। तो ये सभी अपने अपने करस्पॉन्डिंग कलर शो करते हैं और अलग अलग कलर शो करते हैं क्योंकि अलग अलग एटम्स की इलेक्ट्रॉन जंप करने की टेंडेंसी डिफरेंट होगी। रिजल्टिंग जो एनर्जी रिलीज होगा वो डिफरेंट होगा, रिजल्टिंग जो कलर रिलीज होगा वो भी डिफरेंट होता है। तो ये फ्लेम कलरेशन भी सभी एल्कली मेटल्स का एक बहुत ही परफेक्ट फिनोमिना रहता है। अब हमारे सामने आती है लास्ट प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मतलब हम अगर इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स की डेंसिटी देखना चाहें तो हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि नीचे जाते हुए डेंसिटी कैसे बदल रही है, मींस मास और वॉल्यूम में रिलेशन देखना होगा। अगर मैं मास की बात करूं तो डाउनवर्ड मूवमेंट पे मास लगातार बढ़ता है। लिथियम का मास 7 AMU है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39 एंड सो ऑन। इस तरह से मास लगातार इंक्रीज होता जा रहा है तो हमें लगता है कि डेंसिटी लगातार बढ़ेगी। हाँ, डेंसिटी लगातार बढ़ती भी है, लेकिन सोडियम से पोटेशियम पे थोड़ा डिफरेंस आता है, वहां पे डेंसिटी एक्सेप्शनली डिक्रीज हो जाती है। तो वहां पे क्यों डिक्रीज हो जाती है? बुक्स में आप कई तरह के आंसर पढ़ेंगे, कई बार ऐसा लिखा मिलेगा कि एक्सेप्शनली वॉल्यूम बढ़ जाता है इसलिए डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अलग अलग सेंस में वो सब आंसर सही हैं, लेकिन हमें कोई भी आंसर सही ढंग से समझ में नहीं आता। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये डेंसिटी समझाने की कोशिश करूंगा इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। देखिए, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि मैंने ये एक यूनिट वॉल्यूम के 3 कंटेनर यहाँ पे रख दिए हैं। उन यूनिट वॉल्यूम के कंटेनर्स का कुछ भी एक वॉल्यूम मान लीजिए, सपोज कीजिए 1 मिलीलीटर वॉल्यूम है इनका सभी का।
अब मैं इसके अंदर लिथियम एटम्स फिल कर रहा हूं, इसके अंदर सोडियम एटम फिल कर रहा हूं और इसके अंदर पोटेशियम एटम्स फिल कर रहा हूं। सो जब मैं डाउनवर्ड मूव करता हूं तो मास लगातार बढ़ता है। सपोज कीजिए एक एटम का मास था यहां पे 7 ग्राम। हालांकि 7 ग्राम बहुत बड़ी वैल्यू बोल रहा हूं मैं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं कि मान लीजिए एक एटम का वॉल्यूम था 7 ग्राम, यहां एक एटम का वॉल्यूम है 23 ग्राम और यहां एक एटम का वॉल्यूम है 39 ग्राम। यहां पे सपोज कीजिए 200 एटम पैक्ड हुए, तो 200 एटम्स का मास हो गया 7 ग्राम, मींस इसको 1 लीटर कह देता हूं। चलिए 1 मिलीलीटर ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि मैंने ऊपर ग्राम में ले लिया है वैल्यू वहां पे। तो ये मेरा मास होगा यहां पे इस 1 लीटर कंटेनर के अंदर 1400 ग्राम और वॉल्यूम है 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर। तो डेंसिटी मेरे पास मैथमेटिकली कैलकुलेट होकर आती है 1.4 ग्राम पर ml। बिल्कुल सिंपल सा तरीका। 200 एटम पैक हुए, एक एटम का मास 7 ग्राम था तो 1400 टोटल मास हो गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम 1000 ml था, लीटर कंटेनर लिया हुआ है तो डेंसिटी निकल के आ गई। सोडियम पे जब मैं गया तो मैंने 23 मास पता है मुझे उसका है, लेकिन एटम पैक हुए 100 क्योंकि एटम का साइज बड़ा है तो वो अब उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर 100 से ज्यादा एटम पैक नहीं हो पाए बाई चांस। मास अपॉन वॉल्यूम जब मैंने किया तो ये मेरे पास आ गया 2.3 ग्राम पर मिलीलीटर, ये डेंसिटी आ गया। नेक्स्ट पे चला गया मैं पोटेशियम पे, वहां पे मास था 39 और एटम पैक हुए 50, डिवाइड बाई 1000 किया तो ये मेरे पास कुछ लगभग आ गया 1.95 ग्राम पर मिलीलीटर। बस यही सारी बात छिपी है। हम कह सकते हैं सर आपको क्या पता कि यहाँ 200 आए, यहाँ 100 आए, यहाँ 50 आए, तो मैं कहूंगा हाँ मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ। हाँ मुझे ये तो पता ही है कि नंबर ऑफ एटम्स जो पैक्ड होंगे उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर वो डेफिनेटली पोटेशियम के कम होंगे। हम ये भी सोच सकते हैं अच्छा सर अगर आप यहाँ पे 70 लिख देते तो डेंसिटी बड़ी होती। मैं कहूंगा हाँ बड़ी होती, ऐसा हो सकता है। 200 से 100 हुआ, 100 से 50 हुआ, ये कोई जरूरी नहीं है, 70 भी हो सकता था। मतलब तो सिर्फ इतना ही था ना कि नंबर ऑफ एटम्स जो उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर पैक होने वो कम हुए, तो वो कम हुए तो डेंसिटी कम भी हो सकती थी। यही बात यहां बताना चाह रहा हूं। ये कुछ ऐसा तरीका नहीं है जो परफेक्टली मैं मास, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बोलता हूं वैसे डेंसिटी के लिए बोल पाऊं, क्योंकि ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। मास डेफिनेटली एटम्स का लगातार बढ़ता है, बट एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एटम का मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। ये एटम की पैकिंग पे डिपेंड करता है। हो सकता है पोटेशियम का एटम उतना क्लोजली पैक ना हो पाए हो, जिसकी वजह से उस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स काफी लेसर आए हो, जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो गई हो। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्सेप्शनली वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो मैं इस वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा था, मैं इस एटम के वॉल्यूम की बात कर रहा था कि इस एटम का वॉल्यूम एक्सेप्शनली बढ़ जाता है, ना कि कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा रहा था। और उस एटम का वॉल्यूम एक्सेप्शनली बढ़ जाने की वजह से बाई चांस जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम पैक्ड होते हैं। नीचे जाने पे क्या होगा हमें तो किसी का नंबर पता नहीं है कि वो अब 50 से 20 होंगे तो मास ओवरऑल बढ़ेगा या घटेगा, बहुत क्लियरली नहीं बताया जा सकता। जिस बच्चे को याद होगा वही जवाब दे पाएगा कि सोडियम से पोटेशियम पे एक्सेप्शनली डेंसिटी में डिप आता है, डिक्रीज आता है। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में क्योंकि नीचे जाते हुए डेंसिटी लगातार बाकी जगहों पर बढ़ रही थी, तो हम बोल देते हैं कि मास के बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ रही है, और जनरली ऐसा ही जवाब दिया जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपको मास देखना होता है, और यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमेशा नीचे जाते हुए मास बढ़े ये कोई जरूरी नहीं है। रिजल्टिंग डेंसिटी आपकी घट भी सकती है, जैसा कि आपने सोडियम से पोटेशियम पे जाते हुए ऑब्जर्व किया। ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने यहां पे पढ़ी हैं जो ग्रुप 1 से रिलेटेड थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ हम यहां पे मिलेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। गुड बाय।